आज हमको पढ़ना है पाठ 4 भारत के विदेश संबंध। इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन। सबसे पहले है राष्ट्रहित। राष्ट्रहित क्या होता है? प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक हित होता है जिसको राष्ट्रहित कहा जाता है। अपना एक इंटरेस्ट होता है। विदेश नीति, प्रत्येक देश का विदेशों के साथ दूसरे देशों के साथ कैसा संबंध हो, एक नीति होता है जिसको विदेश नीति कहा जाता है। जैसे भारत की जब आज़ादी मिली तो भारत का आर्थिक विकास कैसे हो, राजनैतिक विकास कैसे हो और सामाजिक विकास कैसे हो, इसके तहत लोकतांत्रिक समाजवाद और समाजवादी पूंजीवाद अपनाया गया। नेहरू के नेतृत्व में अपनाया गया। नेहरू ने लोकतांत्रिक तरीका अपनाया, समाजवादी तरीका अपनाया, पंचवर्षीय योजनाएं लागू की। लेकिन विदेशों के साथ हमारा नीति कैसा हो, इस संबंध में जो नीति होता है उसी को कहा जाता है विदेश नीति। नेहरू 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ उसके प्रधानमंत्री बनाए गए और प्रधानमंत्री बनने के बाद ही उन्होंने देखा, विश्व की स्थिति देखा, विश्व में जो परिदृश्य था इस प्रकार था कि दुनिया 2 गुटों में बटी हुई थी। एक गुट था अमेरिकी गुट, दूसरा गुट था सोवियत संघ का गुट और दोनों के बीच में तनाव का स्थिति था। शीत युद्ध का दौर चल रहा था। दोनों गुट है अपने अपने पक्ष में, नए नए जो देश उभरे हैं उनको अपने अपने पक्ष में कर रहे थे। कारण क्या था? सोवियत रूस एक समाजवादी देश था और अमेरिका पूंजीवादी देश था। दोनों एक दूसरे को अपने लिए खतरा समझते थे। अमेरिका चाहता था साम्यवादी देशों की संख्या न बढ़ती जाए और वह पूंजीवाद को समाप्त करना चाहता था। इस प्रकार दोनों के बीच में अविश्वास था और दोनों एक दूसरे के विरुद्ध संधियां कर रहे थे, गुट बना रहे थे, सैन्य गुट बना रहे थे। अब नए नए जो देश उभरे हैं उनके लिए समस्या थी कि किधर हम जाएं। भारत के आज़ादी के बाद भारत के प्रधानमंत्री नेहरू बने और साथ ही साथ उन्होंने विदेश मंत्रालय का भार भी अपने ऊपर लिया, यानी विदेश मंत्रालय भी अपने पास रखा और प्रधानमंत्री तो थे ही। किसी भी देश की जो विदेश नीति बनती है वहाँ का शासक बनाता है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, विदेश मंत्री है, अन्य विशेषज्ञों की सलाह से वह बनाता है। तो चूंकि आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री भी नेहरू रहे और विदेश मंत्रालय भी उनके पास रहा, इसीलिए विदेश नीति में सबसे अधिक उनका ही छाप रहा। इसीलिए भारत का विदेशी नीति को नेहरू की विदेश नीति कही जाती है। तो उसमें नेहरू की विदेश नीति क्या थी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि क्या नेहरू की विदेश नीति में बाद में कोई बदलाव आया, अगर आया तो क्या आया, और वर्तमान में भारत की जो विदेश नीति है वह है क्या। इसके अलावा इस चैप्टर में पढ़ना है भारत की परमाणु नीति। तो पहले हम पढ़ेंगे भारत की विदेश नीति, और भारत की विदेश नीति को जाना जाता है नेहरू की विदेश नीति के रूप में। तो नेहरू की विदेश नीति थी क्या? भारत ने जैसे ही निर्णय किया कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, तुरंत दोनों गुटों के तरफ से रिएक्शन आया। स्टालिन, सोवियत रूस के जो स्टालिन थे, उन्होंने कहा जो हमारे साथ नहीं है वो हमारे विरुद्ध है, यह करके उसकी निंदा की। अमेरिकी विदेश सचिव जॉन फास्टर डलेस ने
यह कह करके निंदा की कि यह एक अनैतिक नियम है। इसको अनैतिक कह करके, यानी भारत की जो नीति है उसको अनैतिक कह करके निंदा की। यानी कह सकते हैं कि दोनों गुटों में शामिल न होकर के भारत ने दोनों जो गुट के अगुआ हैं उनको नाराज कर दिया। लेकिन भारत के लिए और नए उभरे देशों के लिए जो समस्या थी कि हम क्या करें, किस गुट में शामिल हों या नहीं हो। अगर हम किसी गुट में शामिल होते हैं तो निश्चित रूप से हम उस गुट के जो लीडर होंगे उनके प्रभाव में हम आएंगे और विदेश नीति प्रभावित होगी। जबकि वे ऐसा नहीं चाहते थे, भारत सहित अन्य देश भी वैसे थे। 1945 से 1946 के बीच में, 1945 से 1960 के बीच में दुनिया में लगभग 120 के करीब देश आज़ाद होते हैं। और ये थे किसके अधीन? तो ब्रिटेन है, फ्रांस है। चूँकि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो दोनों देश कमज़ोर पड़ गए। इसीलिए जब इनको आज़ादी मिली तो इनके लिए अब अपना पहचान बनाना है, क्या करना है। तो इन लोगों ने तय किया कि हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे। 1947 में दिल्ली में एशियाई सम्मेलन, एशियाई देशों का सम्मेलन होता है। भारत की आज़ादी भी 1947 में और दिल्ली में एशियाई सम्मेलन भी होता है। एक तरीके से भारत उस दिशा में काफ़ी सक्रिय रहा, नेतृत्व की भूमिका में रहा। 1949 में इंडोनेशिया को डच साम्राज्य से मुक्त कराने हेतु दिल्ली में सम्मेलन हुआ। यानी कह सकते हैं कि भारत गुट निरपेक्ष अगर रहना चाह रहा है, अगर भारत चाहता है कि दोनों गुट में शामिल नहीं हो, इसका मतलब यह नहीं है कि वो दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। 1949 में चीन में माओ के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति आई और उसके तहत माओ ने समाजवादी राज्य की स्थापना कर दिया। 1949 में चीन में समाजवादी राज्य की स्थापना हो गई माओ के नेतृत्व में। तो भारत ने उसे तुरंत मान्यता दिया और उससे कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। 1950 में कोरिया युद्ध हुआ। कोरिया युद्ध में भारत ने दोनों देशों को उत्तरदायी ठहराया और इस युद्ध की उसने कड़ी निंदा की। संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन में जब सेना गठित करने की बात आई, संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन सेना भेजने की जब बात आई, तो भारत ने तुरंत अपनी सेना भी भेज दिया। यानी सब घटनाओं से कह सकते हैं कि भारत का इच्छा क्या है, भारत करना क्या चाहता है। वो किसी भी सैन्य गुट में शामिल नहीं होना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया का कोई भी घटना घटता है तो उससे वो दूरी बना कर रहना चाहता है, आंख मूंद कर रहना चाहता है। वो चाहता है कि दुनिया के जो भी समस्याएं हैं उसमें हम भाग लें, लेकिन किसी गुट में शामिल न हो। स्पष्टता भारत युद्ध में किसी के साथ नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के कार्य में सबके साथ है। यहाँ तक आते आते यहाँ लगभग भारत की विदेश नीति लगभग उभरने लगती है, क्लियर हो जाती है। 1954 में चाउ एन लाई जो चीन के प्रधानमंत्री थे आते हैं भारत और दोनों के बीच में कई समझौते होते हैं। इसके अलावा चीन भारत के बीच में पंचशील समझौता भी होता है और पंचशील समझौते पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने यानी चाउ एन लाई और प्रधानमंत्री नेहरू ने हस्ताक्षर किए, चीन और भारत ने हस्ताक्षर किए। पंचशील समझौता है क्या? एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता का आदर करेंगे, एक दूसरे की प्रभुसत्ता का आदर करना है। दूसरा है किसी पर आक्रमण न करना, यानी दोनों देश एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, किसी पर भी आक्रमण न करना। फिर दूसरे के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करना। फिर चौथा है समानता और परस्पर लाभ तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। यही 5 जो सिद्धांत है
इसी पर भारत और चीन दोनों ने हस्ताक्षर किया और भारत उसी मार्ग पर चलने लगा। यह पंचशील न केवल भारत चीन में लागू हुआ बल्कि दुनिया के नए जो देश आए थे उन लोगों ने भी इस नीति पर चले, उन लोगों ने भी इस नीति को अपनाया पंचशील का। 1954 में मनीला संधि हुई। इस संधि के तहत फिलीपींस, थाईलैंड, पाकिस्तान को सैनिक गुट सीटों में अमेरिका ने खींचा और इन देशों को अपने सैनिक गुट में उसने जोड़ा, तो भारत ने इसका कड़ा विरोध किया, कड़ी निंदा किया। यह जो गुट था, गुट का नाम सीटो का हमको याद रखना है, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जब इस गुट पर अमेरिका ने इनको इस गुट पर खींचा, सैन्य गुट है, तो भारत ने इसका निंदा किया। 1955 में बगदाद की संधि हुई। इसके तहत ईरान, इराक, तुर्की, पाकिस्तान को शामिल कर लिया, अपने सैन्य गुट में शामिल कर लिया, जिसकी भारत ने निंदा की, यानी अमेरिकी गुट में पाकिस्तान भी चला गया। 1959 में इस गुट से इराक बाहर हुआ, तो इसी का नाम पड़ा सेंटो। सेंटो का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1955 में बांडुंग में, जो इंडोनेशिया का शहर है बांडुंग, वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ। उसमें एशिया और अफ्रीका के लगभग 27 देशों ने भाग लिया और एक तरीके से कह सकते हैं कि किसी गुट में शामिल होने के जो निर्णय है उसका एक आधार बना। और अंततः 1961 में बेलग्रेड में, जो यूगोस्लाविया का शहर है, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ और इसी से दुनिया पे शीत युद्ध के दौरान जो विश्व दो द्विध्रुवीय हो गया था, दो गुटों में बट गया था, एक नया एक समूह उभरता है जिसको गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा गया और पहला सम्मेलन हुआ 1961 में। अब इसको पढ़ना है हमें कि गुट निरपेक्षता है क्या और उससे संबंधित जो फैक्ट्स हैं। पंचशील समझौता 1954 में, गुट निरपेक्षता यह 1961 पढ़ते हैं। गुट निरपेक्षता नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, स्थापना 1961, बेलग्रेड जो यूगोस्लाविया का शहर है। संस्थापक सदस्यों में कौन थे, यानी जिन्होंने इस विचार को जन्म दिया, अगुआ रहे, उन्हें प्रमुख थे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टिटो, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो, ये प्रमुख देश रहे। उद्देश्य क्या था इसका? अमेरिकी नेतृत्व के गुट जो नाटो था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सीटो, नाटो है, सीटो यानी कोई भी अमेरिकी नेतृत्व में जो सैन्य गुट बनता है उसमें शामिल नहीं होना, इसलिए। फिर दूसरा था सोवियत संघ के नेतृत्व में भी शामिल नहीं होना, वार्सा पैक्ट, इसमें भी शामिल, यानी किसी भी सैन्य गुट में शामिल नहीं होना है, यही उद्देश्य था।
शुरुआती 60 के करीब देश थे जो बढ़कर के 100 तक हो गए। वर्तमान में इसके 120 देश हैं। कारण क्या है स्थापना का? तो दोनों पक्षों से समान दूरी पर बनाए रखना, क्योंकि अभी जितने नए नए जो आज़ाद हुए जो देश हैं उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, सामाजिक है, राजनीतिक ठीक ठाक नहीं है। तो वे चाहते हैं कि हम स्वतंत्र रूप से रह करके अपना पहले स्थिति ठीक करें, पहले हम अपना विकास करें। तो वे चाहते हैं कि हम किसी गुट में शामिल न होकर दोनों पक्षों से समान दूरी बनाए रखें। और दोनों पक्षों से समान दूरी बनाए रखने का मतलब यह नहीं कि दोनों से दूर हो जाना है, बल्कि राष्ट्र हित अगर होगा तो दोनों से सहायता भी लेना है। और ऐसा हुआ भी। भारत ने अमेरिका के सहायता से भी फैक्ट्रियां लगाए, रूस के सहायता से भी कारखाने लगाए, तो दोनों से सहायता लिया। विदेश नीति प्रभावित होने का भय इन देशों को है कि अगर हम किसी गुट में शामिल होते हैं तो उस गुट का जो लीडर होगा उसके प्रभाव में हमारा विदेश नीति प्रभावित हो सकता है। तो पूरी तरीके से आज़ादी कैसे कही जा सकती है? यानी आज़ादी तो रहेगी लेकिन पूरी आज़ादी उसे भी नहीं कहा जा सकता, पूरी स्वतंत्रता नहीं रहती। लेकिन कुछ जो आलोचक हैं वे नेहरू की विदेश नीति का आलोचना भी करते हैं। आलोचना में कहा जाता है, यह आज तक यह चर्चा चलती है, इस पर विवाद आज भी होते हैं, इसलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लिया जाए। कुछ लोग कहते हैं नेहरू अपने को वर्ल्ड लीडर के रूप में प्रेजेंट करना चाहते थे, अपने आप को सेंटर में रखना चाहते थे, इसलिए भी उन्होंने इस गुट के तरफ सोचा। दूसरा, आसपास के देशों में क्या घटनाएं घट रही है पता नहीं है, नेहरू की आलोचना की जाती है। पंचशील समझौता किया, आदर्श के रास्ते पे चला, लेकिन इससे घाटा क्या हुआ कि आसपास के हमारे इलाके में, हमारे आसपास के जो देश है, पड़ोस में क्या हो रहा है, भारत इससे आंख मूंद करके रहा इस नीति के तहत चल करके। और इसका प्रभाव ये रहा कि 1959 में चीन ने तिब्बत को हड़प लिया। भारत की सीमाएं किसी देश के साथ मिलती है तो उस देश में क्या क्या घटनाएं घट रही है, भारत आंख मूंद के कैसे रह सकता है? तिब्बत को चीन ने हड़प लिया, भारत ने चीन का आंतरिक मामला मान के चुप रहा, इसलिए भी नेहरू की आलोचना होती है। दूसरा, 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो जो गुट निरपेक्ष देश लगभग 100 के करीब देश थे उस समय, उसमें से एक देश ने केवल इतना भी नहीं कहा कि भाई चीन को ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने जो गुट बनाया उसके तहत उस संगठन के तहत किसी एक देश ने भी इसकी निंदा भी नहीं की। तो इससे कहा जाता है कि नेहरू की जो यह नीति थी वह फेल हो गई। लेकिन यह इनके आलोचक कहते हैं, इनके पक्ष में भी कहा जा सकता है। जैसे अब भारत है, भारत अगर किसी एक गुट में शामिल हो जाता, अगर मान लीजिए गुट निरपेक्षता के तहत अलग नहीं चलता, तो अगर साम्यवादी देशों का, इधर रूस हो गया, चीन हो गया, इधर के अधिकतम देश साम्यवादी देश हो गए जो भारत के ठीक ऊपर में हैं, सिर पर बैठे हैं, तो उनको नाराज नहीं किया जा सकता है। अगर अमेरिकी गुट में शामिल हो जाते हैं तो इनसे हमको हमेशा खतरा बना रहता। और अगर पूंजीवादी देश अमेरिकी नेतृत्व में हम शामिल हो जाते तो इनसे खतरा बना होता। अगर साम्यवादी देशों के गुट में शामिल हो जाते सोवियत रूस के, उस स्थिति में पाकिस्तान भी अमेरिकी नेतृत्व में चला गया। अफ्रीकी देश है, ये सब जो देश है भारत से नीचे है, यानी तब भी यानी भारत चारों तरफ से घिरा हुआ था। दोनों गुट में जाने से, एक तरफ जाने पे दूसरे से खतरा बना रहता और दूसरे में जाने से पहले से, इसीलिए भारत ने तटस्थता की नीति अपनाई। तो हम कह सकते हैं, उस आधार पे कहा जा सकता है कि नेहरू की जो विदेश नीति थी वो सफल थी। आज भी हम देखते हैं, आज भी भारत की कुछ नीतियाँ उसी प्रकार से है। कुछ देश हैं जिनसे भारत तटस्थता की नीति
अपना गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाते आता है, यानी दोनों से समान दूरी बना करके रखता आया है। अच्छा, एक और शब्द आता है तटस्थता। अच्छा, अलगाववाद। गुटनिरपेक्षता और अलगाववाद ये है क्या? अलगाववाद है पूरी तरीके से अलग थलग, दुनिया में क्या हो रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, अलगाववाद है। तटस्थता की नीति है, तटस्थता, गुटनिरपेक्षता न अलगाववाद है और न तटस्थता है। अलगाववाद का मतलब हो गया दुनिया में क्या घट रहा है उससे हमको कोई लेनी देनी नहीं है, हम अपने धुन में हम हैं। उसके अलावा तटस्थता है कि दुनिया में जो भी घटनाएं घट रही हैं हम उसमें चुपचाप मूक दर्शक बने हैं। गुटनिरपेक्षता यह भी नहीं है, क्योंकि भारत ने जब जब देखा, जहां जरूरत पड़ा वहां पर निंदा किया, जहां अगर सही दिशा में चल रहा है तो उस दिशा में उसने समर्थन भी किया। इसलिए गुटनिरपेक्षता तटस्थता नहीं है और न अलगाववाद है। पहले हम जानेंगे निशस्त्रीकरण है क्या। निशस्त्रीकरण है कि दुनिया में जो शस्त्र है, हथियार है, दुनिया के देशों ने जो हथियार बना रखे हैं उन शस्त्रों को हटाना, नष्ट करना, एक समय अवधि तय करके क्रमिक रूप से उसको नष्ट करना। और एक शब्द है हथियार नियंत्रण। यह कहता है कि किन किन हथियारों को नहीं बनाना है, यानी ऐसे हथियार जिनको हमको नहीं बनाना है। तो भारत ने हमेशा निशस्त्रीकरण का समर्थन किया कि दुनिया में जो हथियार बने हैं, भारी मात्रा में जो विनाशक हथियार का निर्माण हुआ है, उसका एक समय तय होना चाहिए और उसके तहत धीरे धीरे इसमें कटौती किए जाने चाहिए। तो भारत हमेशा निशस्त्री का पक्षधर रहा। हथियार नियंत्रण का भी भारत ने पक्ष रखा और इसका पक्षधर रहा कि जो भारी पैमाने पर विनाशक हथियार है उसका भी निर्माण नहीं होना चाहिए। दुनिया में वैसे हथियार का निर्माण नहीं होना चाहिए जो बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को नुकसान पहुंचाता है, इसका भी पक्षधर रहा। 1963 में पीटीबीटी आया। पीटीबीटी है क्या? पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। यह नियम यह कहता है कि आप परमाणु परीक्षण कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? तो कुछ ही क्षेत्रों में कर सकते हैं। जैसे परमाणु बम जो बनाते हैं उनका परीक्षण वायु में किया जा सकता है, फिर उसके बाद जल में भी किया जाता है, या और भूमि के अंदर। लेकिन यह देखने में आया कि जब वायु में परमाणु परीक्षण किया जाता है खुले में, तो उससे बहुत अधिक पर्यावरण का नुकसान होता है। जल में भी किया जाता है, उससे भी बहुत अधिक नुकसान होता है। उसके अपेक्षा, उन दोनों के अपेक्षा भूमि के अंदर अगर परमाणु परीक्षण किया जाए तो नुकसान कम होता है। इसके तहत कहा गया कि आप भूमि के अंदर परमाणु परीक्षण कर सकते हैं, बशर्ते आसपास के आपके देशों का कोई नुकसान न हो और उनको कोई आपत्ति न हो। अगर कोई नुकसान नहीं होता तो कोई आपत्ति भी नहीं होगा, तो आप परमाणु परीक्षण कर सकते हैं। भारत ने इसका समर्थन किया और भारत ने इस पर हस्ताक्षर भी किया। बाद में 1996 में आकर के सीटीबीटी आया, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। इसके तहत यह था कि आप परमाणु हथियार आगे आप नहीं बना सकते हैं। यानी भारत ने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। क्यों? भारत का कहना था कि यह जो सीटीबीटी है यह भेदभावपूर्ण है, क्योंकि यहाँ दुनिया के जो 5 देश थे जिनके पास पहले से न्यूक्लियर वेपन थे, नाभिकीय हथियार थे, परमाणु हथियार थे, उनको वह छूट देता है, किसी प्रकार का उन पर रोक नहीं लगाता है। लेकिन जिनके पास हथियार नहीं है उन पर वह रोक लगाता है कि आप हथियार नहीं बना सकते हैं।
इसको भेदभावपूर्ण मानते हुए भारत ने इसका विरोध किया, इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। यानी भारत पहले से चाहता है कि दुनिया में शांति कायम हो, जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मामले हैं उनको बातचीत के माध्यम से सुलझाया जाए, शस्त्रों की जो एक नियमबद्ध तरीके से कटौती की जाए, भारी विनाशक हथियार न बनाए जाए। तो भारत ने सीटीबीटी का विरोध इसलिए किया, हस्ताक्षर नहीं किया, क्योंकि कुछ देशों को खुली छूट देता है और कुछ देशों पर ही प्रतिबंध लागू होता है, इसलिए भारत ने इसका विरोध किया। इस प्रकार नेहरू ने भारत के विदेश नीति में 5 अन्य बिंदु जोड़ दिए। यानी नेहरू का विदेश नीति के तहत हमने पढ़ा था पंचशील की नीति और गुटनिरपेक्षता। तो उसके तहत यह तो था ही, भारत उस दिशा में चलने लगा। उसके अलावा उसने कुछ अन्य भी चीजें जोड़ दिया। क्या क्या जोड़ दिया? साम्राज्यवाद का खंडन, साम्राज्यवाद जिस देश में भी साम्राज्यवाद स्थापित है उसको हटाना है। नस्लीय भेदभाव की नीति का निंदा करना है। निशस्त्रीकरण, परमाणु परीक्षणों पर रोक होना चाहिए। निशस्त्रीकरण को बढ़ावा, निशस्त्रीकरण का समर्थन, निशस्त्रीकरण का समर्थन और परमाणु परीक्षणों पर रोक होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण निदान होना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र संघ को, यूएनओ को पूरा सहयोग देने का यह नेहरू का नीति रहा। इस नीति पर भारत आगे बढ़ने लगा, लेकिन धीरे धीरे अब परिस्थितियां बदल रही है। लेकिन हुआ क्या? पाक अमेरिकी गुट में शामिल हो गया पाकिस्तान। अब संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका पाकिस्तान का पक्ष लेने लगा, तो भारत रूस के तरफ झुकता चला गया। और भारत के विरुद्ध जब कोई कार्रवाई होना था तो उस स्थिति में भारत के पक्ष में रूस ने अपना वीटो पावर का भी प्रयोग किया, यूज किया। अपना वीटो पावर यूज करके भारत के विरुद्ध कार्रवाई होने से उसने बचाया, भारत पर प्रतिबंधों लगने से उसने बचाया। इसलिए भारत का झुकाव धीरे धीरे अपने आप रूस के तरफ होता चला गया। और भारत का झुकाव जैसे से रूस के तरफ बढ़ता गया, रूस ने भी भारत का सहयोग किया। और फलता हुआ है कि 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, 1971 में जब आक्रमण किया, तो भारत पाक युद्ध में भारत की विजय हुई। इसमें रूस का बहुत बड़ा सहयोग था। यानी कह सकते हैं कि भारत गुट निरपेक्षता की नीति पे चल रहा था, लेकिन परिस्थितियां ऐसे आ गई कि वह रूस की तरफ झुकता चला गया। रूस की तरफ झुकता चला गया, जैसे पाकिस्तान अमेरिकी गुट में शामिल हो गया, भारत वैसे रूस के गुट में शामिल नहीं हुआ, लेकिन उसका सहयोग लिया, क्योंकि भारत का नीति रहा दोनों से सहयोग लेना। उसने भारत न केवल रूस से बल्कि अमेरिका से भी सहयोग लेना जारी रखा। अब इसके बाद पढ़ेंगे 1962 भारत चीन युद्ध के बारे में। 1949 में चीन में माओ के नेतृत्व में समाजवादी राज्य की स्थापना हो गई। और नए नए जब राज्य आए तो उनकी एक पहचान की एक संघर्ष है, पहचान का संकट है। 1954 में तो भारत ने 1949 जब चीन का समाजवादी राज्य स्थापित हो गया तो भारत ने उसकी मान्यता दिया, कूटनीतिक संबंध स्थापित किया। 1954 में पंचशील समझौता किया। 1955 में बांडुंग में जो सम्मेलन हुआ, चीन को भी आमंत्रित किया गया, जिसमें भारत का बड़ा रोल था और राष्ट्रों की बिरादरी में उसको बैठने को एक स्थान मिला। लेकिन 1958 के बाद नेहरू ने 1958 के बाद माओ ने नेहरू को ब्रिटिश साम्राज्य का सहायक स्वान कह करके निंदा किया। अब नेहरू की निंदा शुरू कर देते हैं।
और 1914 में भारत चीन के बीच में जो बाउंड्री लाइन बना हुआ है, मैकमोहन, जिसे मैकमोहन रेखा कहते हैं, उसको नकारने लगा, नकारा कि अब हम उस मैकमोहन को रेखा को नहीं मानते हैं। परीक्षाओं के लिए हमें याद रखना है, भारत चीन की जो सीमा है, सीमा रेखा, वो मैकमोहन रेखा कहा जाता है। तो उसने उसको भी नकार दिया कि इसको नहीं मानते हैं। उसके तहत हुआ यह था कि भारत का जो तिब्बत का इलाका है उससे मैकमोहन रेखा के तहत इधर तिब्बत को अलग किया गया, लेकिन अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा कहा गया, तो उसको चीन ने नकार दिया। 1914 में निर्धारित मैकमोहन रेखा को चीन ने नकार दिया। क्या नकारा? उसको नकारने का मतलब है तिब्बत और नेफा, याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश का पहले नेफा कहा जाता था, यह भी याद रखना है। नेफा का जो विभाजन हुआ वो मानने से इनकार कर दिया। वो मानता रहा कि अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है। यह आज तक यह स्थिति बना हुआ है। चीन आज तक अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। वो कहता है कि यह चीनी क्षेत्र है। उसने जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र है, उसकी भी मांग की। वो कहता है कि हमारा हिस्सा है, लेकिन भारत हमेशा इसको इनकार करता है, स्वीकार नहीं करता है। मार्च 1959 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़प लिया गया। यहाँ पर भारत की नीति की आलोचना होती है। कहा जाता है पंचशील नीति के तहत कहा गया एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना है। तो भारत ने तिब्बत के मामले पे कुछ भी कहना, उसी नीति का पालन किया और कुछ भी कहना सही नहीं समझा। परिणाम क्या? 1959 में चीन ने तिब्बत को हड़प लिया और उसका नतीजा वह हुआ कि चीन का मनोबल बढ़ता गया। 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया और भारत में आक्रमण करने का परिणाम यह हुआ कि भारत चूंकि गुट निरपेक्षता की नीति पे चल रहा था, शांति की नीति पे चल रहा था और निशस्त्रीकरण की नीति पे चल रहा था, कोई भी सैन्य तैयारी नहीं थी, जिसके कारण चीन ने भारत को पराजित किया और भारत के हजारों वर्ग मील भूमि को उसने हड़प लिया, अपने अधिकार में ले लिया। और अब कह सकते हैं कि आखिर कारण क्या था चीन का भारत पर? जब संधियां चीन और भारत पंचशील समझौते के तहत बंध गए थे, तो चीन ने भारत पर आक्रमण क्यों किया? कह सकते हैं कारण चीन का शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर विश्वास नहीं था। उसने हाँ में हाँ मिला दिया था। समस्या का बलपूर्वक उसने समाधान करना चाहा। चीनी शासकों का महत्वाकांक्षा, वे चाहते थे एशिया में एक लीडर के रूप में हम उभरे। भारत में साम्यवादी विस्तार की इच्छा, उनको लगता था कि भारत में आक्रमण करेंगे तो कांग्रेस की सरकार है, हार के कारण जनता का विश्वास उससे हटेगा और साम्यवादी सरकार का स्थापना होगा। भारत गुट निरपेक्ष देश है, कोई भी प्रमुख देश है वह उसकी सहायता नहीं करेगा और गुट निरपेक्ष देश तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। अपनी आर्थिक समस्याओं से जनता का, अधिकतम देशों का होता क्या है, अपनी जनता को जो भी समस्याएं हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए वे किसी दूसरे देश के साथ युद्ध आरंभ कर देते हैं। चीन ने भी वही किया, आर्थिक समस्याओं से जनता को ध्यान हटाने के लिए युद्ध शुरू कर दिया, राष्ट्रवाद का भाव उनमें भरने के लिए। परिणाम क्या हुआ? भारत चीन संबंध अब टूट गया। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे थे वो खत्म हो गए। सोवियत संघ की ओर झुकाव, भारत का जब एक बार चीन से हार का भारत ने स्वाद चखा तो उसके बाद वह सोवियत संघ की ओर झुकता चला गया। चीन पाक निकटता बढ़ गई। भारत की विदेश नीति आदर्शवाद से हटकर यथार्थवाद पर आ गई। अब आदर्श नहीं, यथार्थवाद पर आ गया। अब केवल सिद्धांतों से नहीं काम चलेगा, कार्रवाई करना पड़ेगा। देश ने देख लिया, अपमानजनक हार का स्थिति देख लिया, इसीलिए अब उसने अपने सैन्य शक्ति बढ़ाने का निर्णय लिया।
भारत ने सैन्य शक्ति बढ़ाने का निर्णय लिया। वहाँ से भारत की विदेश नीति टर्न लेती है। और वर्तमान में स्थिति क्या है? भारत चीन की जो स्थिति, तनाव बना रहा, दोनों देशों के बीच में तनाव की स्थिति बनी रही। समय समय पर दोनों देशों के बीच में संबंध बेहतर बनाने के प्रयास किए भी गए, व्यापार भी शुरू हुए। अभी भारत और चीन के बीच में बहुत अधिक व्यापार होता है, लेकिन इसके बाद भी चीन का जो अपना रवैया है वो समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी वह बीच बीच में अरुणाचल प्रदेश का जो मुद्दा है उसका उठाता रहता है। वो कहता है हमारा क्षेत्र है। कोई भी भारतीय राज्य नहीं कहें वहाँ जाते हैं उसका विरोध करता है। फिर उसके बाद लद्दाख, जम्मू कश्मीर का लद्दाख क्षेत्र है, उसको अपना बताता है। तो विवाद बना हुआ है। हाल ही में डोकलाम का मुद्दा हुआ। डोकलाम चीन और भारत के जो सैनिक हैं आमने सामने आ गए। यहाँ पर चीन को एक नया अनुभव मिला। वो हमेशा से भारत को एक कमजोर देश समझता रहा। वह देश जो कठिन फैसले लेने से हिचकने वाला देश उसने माना, हिचकता है। इसीलिए डोकलाम पर जब चीनी सैनिक जब भारतीय सैनिकों के आमने सामने आ गए तो वह लगातार भारत को युद्ध की धमकियां देता रहा। लेकिन अंततः भारत ने उन्हें, उनके सैनिकों को वापस कर दिया, यानी चीन को वापस लौटना पड़ा। अभी हाल के दिनों में लद्दाख में है, भारतीय और चीनी सैनिक आमने सामने आ गए, लेकिन वहाँ पर भी चीनी सैनिकों को वापस जाना पड़ा। यानी कह सकते हैं कि वर्तमान में भारत चीन का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, चाहे वो हर क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र हो या चाहे सैन्य क्षेत्र हो। कह सकते हैं यह नया भारत है जो चीन को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। अब इसके बाद हमको पढ़ना है भारत पाक युद्ध। भारत पाक युद्ध 1947 में देश बंटवारे के साथ ही दोनों के बीच में युद्ध हो गए। जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान ने आक्रमण किया और दोनों के बीच में युद्ध हुए। उसमें पाकिस्तान को हार हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा उसके अधीन तो चला ही गया। 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ और भारत की जो पराजय हुई उसको देखते हुए पाकिस्तान के जो सैनिक शासक थे फील्ड मार्शल अयूब खां, उन्होंने भी सोचा कि हम भी भारत पर आक्रमण करके और अपनी जो समस्या है समाधान कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर को हड़प लेते हैं। उसमें भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। तो चीन का जो कार्य था उसी को देखते हुए उसने भी 1965 में भारत पर आक्रमण कर दिया। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और उनके समय में भारत ने पाकिस्तान को पराजित किया। और 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। इस युद्ध का समझौता ताशकंद समझौता जो रूस में है, भारत पाकिस्तान के बीच हुआ। लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खां के बीच हुआ। लाल बहादुर शास्त्री का 1966 में ताशकंद में ही निधन हो गया। अयूब खां की स्थिति कमजोर पड़ गई तो अब वहाँ के राष्ट्रपति याहिया खां बने। याहिया खां बनने के बाद 1971 में पूर्वी पाकिस्तान शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश की घोषणा कर दी, एक अलग देश की घोषणा कर दी, क्योंकि उनके साथ पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा काफ़ी अत्याचार होते थे। तो उन लोगों ने अलग देश की घोषणा कर दी। बदले में पाकिस्तानी सैनिकों ने वहाँ पर नरसंहार शुरू कर दिया और इतने अधिक अत्याचार बढ़े कि बांग्लादेश की जो जनता थी वो भारत के निकटवर्ती राज्यों से आकर के शरण लेने लगे। भारत ने बार बार इस स्थिति को कंट्रोल करने का पाकिस्तान से आग्रह किया, लेकिन उसने न केवल उसने स्थिति को तो नहीं संभाला बल्कि भारत पर ही 1971 में भारत पर आक्रमण भी कर दिया और इस युद्ध में भी भारत का विजय हुआ। याहिया खान ने त्याग पत्र दे दिया। अब वहां के राष्ट्रपति बने भुट्टो।
1972 में 71 में युद्ध हुआ और उसका समझौता 1972 में शिमला में हुआ, शिमला समझौता। और इस समझौते के तहत कह दिया गया कि जो भी समस्या होगा परस्पर वार्ता से ही समाधान होगा। कोई भी समस्या होगा बातचीत के माध्यम से होगा, युद्ध नहीं करना है। लेकिन 1965 1971 भारत पाक युद्ध का प्रभाव क्या रहा? यानी कह सकते हैं कि भारत पर चीन का आक्रमण हुआ, पाकिस्तान का दो आक्रमण हुआ और उससे भारत ने सीख लेते हुए सोवियत संघ की ओर झुकता चला गया। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ से उसको सहायता अधिक से अधिक लेकर के वो सैन्य सहायता भारत बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके लिए किसी से सहायता लेने की जरूरत थी, सोवियत संघ की तरफ झुकाव और अधिक बढ़ गया। 1965 1971 दोनों में ही भारत ने रूस से सहायता लिया था और उसका परिणाम भी देखने को मिला। भारत की सैन्य शक्ति में लगातार वृद्धि होने लगी और भारत ने 1974 में पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण करके दुनिया को चौंका दिया। भारत पाक समस्या का समाधान, बाद में भारत ने निर्णय किया कि भारत पाक समस्या का जो भी समाधान होगा द्विपक्षीय वार्ता के द्वारा होगा। भारत ने ऐसा निर्णय लिया। द्विपक्षीय नहीं, भारत पाक के बीच में कोई समस्या है तो भारत और पाकिस्तान के बीच ही बातचीत के द्वारा संभव होगा, के द्वारा समाधान होगा। उसमें कोई तीसरा पक्ष नहीं आएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं आएगा और पाकिस्तान या चाहे कोई अमेरिका नहीं, कोई भी नहीं आएगा बीच में। पाकिस्तान हमेशा से कहता है यूएन में उस मामले पे हस्तक्षेप करने का बात करता है या अमेरिकी हस्तक्षेप का बात करता है, लेकिन भारत कहता है कि यह जो समस्या है भारत पाक के बीच में वो द्विपक्षीय समस्या है, यानी केवल हम ही आपस में बैठ करके समाधान कर सकते हैं, कोई तीसरा पक्ष भारत को एक्सेप्ट नहीं है। भारत अमेरिका संबंध फलतः क्या हुआ? भारत अमेरिका संबंध टूटने के कगार पर आ गए। 1965 1971 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध के द्वारा पाकिस्तान को अंदाजा हो गया कि हम भारत से कभी भी युद्ध में नहीं जीत सकते हैं। इसलिए वहां से पाकिस्तान ने अपना नीति बदला और आतंकवाद का रास्ता अपनाया। पाकिस्तान का यह नीति हो गया कि भारत को इतने कट्स दो, इतने उसको घाव दो कि जो हमेशा रिश्ता रहे। क्योंकि हम डायरेक्ट युद्ध में नहीं जीत सकते हैं और वो कैसे हो सकता है? तो आतंकवाद के द्वारा भारत पर इतने आतंकवादी हमले किए जाए जिससे भारत कभी उभर न पाए। और पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देना शुरू कर दिया, आतंकवादियों को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया और भारत में भेजकर आतंकवादी घटनाएं कराने लगा। मुंबई हमला हो या वैसे बहुत सी घटनाएं हैं जो भारत में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने किया। लेकिन हाल के दिनों में 2016 में पठानकोट सैनिक ठिकाने पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने हमला कर दिया और उसके जवाब में भारतीय सैनिकों द्वारा 2016 में ही पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया गया और जो भी आतंकवादी ठिकाने थे जहां पर उनकी ट्रेनिंग होती थी उनको नष्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद 2019 में पुलवामा घटना हुआ। जम्मू कश्मीर का जगह है पुलवामा, वहाँ सैनिकों की जो काफिला जा रहा था पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा विस्फोट किया गया। उसमें भारत के बहुत से सैनिक मारे गए। जवाब में भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर आतंकवादी ठिकाने पर बम गिराया गया, उसे नष्ट कर दिया गया। यानी कह सकते हैं कि वर्तमान में भारत है, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप हो, चाहे वो चाहे वो पाकिस्तान हो या चाहे चीन हो, सबको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और यह अब नया भारत है।